फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? सो यस्टरडे हमने क्या शुरू किया था बच्चों? ग्रेविटेशन का टॉपिक। वेरी फर्स्ट लॉ वाज रिलेटेड विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बेसिक्स मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए थे। मैंने आपको कल बोला था कि इसके कुछ क्वेश्चंस मुझे अभी करवाने हैं, तभी ये टॉपिक और क्लियर होगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको शेयर किए थे। कई बच्चों ने सॉल्व किए, कई बच्चों ने सॉल्व नहीं किए, कईयों की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मेरा भी लेक्चर पेंडिंग ही था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, मुझे कुछ बातें सिखानी है। तो आइए पहले क्वेश्चंस ही जो कल वाले हैं वही आज शुरू करते हैं। टुडेज लेक्चर नंबर 2, ग्रेविटेशन, अंडर सेम हेडर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी लॉ के साथ रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आइए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्फीयर ऑफ मास 40 kg इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय another sphere of mass this much with a force equal to 1/4 of milligram weight। कंफर्टेबल क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। बस एक ये पॉइंट मुझे बताना है, 1/4 ऑफ मिलीग्राम वेट। F की वैल्यू कितनी है? 1/4 मिलीग्राम वेट। पहले मिलीग्राम को कन्वर्ट करोगे ग्राम में, ग्राम को केजी में, देन केजी वेट को न्यूटन में 9.8 से मल्टीप्लाई करके, तो सारी वैल्यू ऐसा सिस्टम में सॉल्व हो जाएगी। फॉर्मूला क्या यूज करना है? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 40, m2 80, r 30 by 100, F 1/4 into 10 raised to power minus 6 into 9.8, ये F होगा। इसी तरह से हरमनजीत सिंह, सेकंड क्वेश्चन आप कह रहे थे कि शायद आंसर में एरर है। 40 kg m1, हरमन 60 kg m2, r निकालना है, g ये दिया है तो यही यूज करना है, अपनी तरफ से नहीं करना कुछ। ओके, F 4 mgf, 4 mgf मतलब 4 मिलीग्राम फोर्स। 4 मिलीग्राम फोर्स का कंटेंट क्या वैल्यू होगी? क्या वैल्यू? 4 मिलीग्राम की वैल्यू अगर हम बात करें, मिलीग्राम को पहले कन्वर्ट करना है ग्राम में, ग्राम को केजी में, तो ये इसमें जो हरमन आप बोल रहे कि आंसर मैच नहीं है, तो एक मैं चीज ये कहूंगा, ये 60 की जगह 6 कर लेना। 6 into 10⁻⁻11, नॉट 60, 6 into 10⁻⁻11। अब आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है जी, शाबाश। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 2 particles each of mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitation attraction, find the speed of each particle। आइए करवाता हूं क्वेश्चन। दो पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल में घूम रहे। जब भी पॉइंट सर्कल में घूम रहे तो दिमाग में लगाना है सर्कुलर मोशन। जब भी सर्कुलर मोशन होती है तो दिमाग में लाना है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ये बातें मैं बोलता हूं नोट्स में तो आप लिखते नहीं हो, है ना? क्यों जी खुशी? नोट्स नहीं पहुंचे आपके मेरे पास कल भी? सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स।
एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एफ क्या होगी? एफ यहां से वी निकाल आंसर। ओके, देन कम्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या दिया? मास ऑफ प्लैनेट जुपिटर इज दिस एंड दैट ऑफ सन इज, जुपिटर और सन का क्वेश्चन है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्सर्ट्स। क्या हुआ फिर? पहले फोर्स निकालनी, जी m1 m2 by r square। साथ में लिखा है मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जुपिटर। स्पीड ऑफ द जुपिटर ये भी निकालनी। स्पीड ऑफ द जुपिटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो फोर्स आई उस फोर्स के अकॉर्डिंग mv² by r कर दो, क्योंकि लिखा ही हिंट ही दे दिया सर्कुलर ऑर्बिट। जो फोर्स आई उसमें mv² by r कर दो, पर मास किसका लगाना है? जो घूम रहा है। जो घूम रहा है, कौन घूम रहा है? जुपिटर घूम रहा है, जुपिटर का मास लगाना। आगे, द पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज दिस मच एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज दिस मच, फाइंड द मास ऑफ अर्थ। बड़ा कंफर्टेबल क्वेश्चन था। फाइंड द मास ऑफ अर्थ। समझे बात? अर्थ की कंसिडरेशन में ये चीज यूज करनी। क्या? पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ अर्थ। आइए इसका हिंट देता हूं, कई बच्चों का गलत था। ये है जी अर्थ, मास m, ठीक है। ये है जी मून, इसके अराउंड घूम रहा। मान लीजिए ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट r, तो क्या फोर्स क्या होगी? g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय क्या? r स्क्वायर। अब घूम कौन रहा है? अर्थ के मून? ऑब्वियसली मून। किस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी? मून पे लगेगी, m। ये कट गया। अब आप सोचो, आप कहोगे सर इसमें तो हमें इसका टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड दिया है, हमें v थोड़ी दिया है। ये भी बड़ी बात है। फिर आपने ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन ये पढ़ा था, mr ओमेगा स्क्वायर। मैंने ये जानबूझ के लिखा है कि v दिया नहीं है, पर आप अगर सेंट्रीपिटल लगाते हो तो ये, या जब v नहीं दिया तो आप ये लगा लो mr ओमेगा स्क्वायर। एक ही बात होती, v की वैल्यू क्या होती? r ओमेगा। आप सोचो, आप सोचो, क्या मून का मास कट गया, r दिया है, ऑर्बिट का रेडियस, टाइम दिया है, g पता है, कैपिटल M नहीं पता, निकाल लें। दिस इज द क्वेश्चन।
ठीक है, क्लियर हुई बात। जब भी मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट होनी है तो कौन सा कंसेप्ट लगना है? लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन 9 से पढ़ते आ रहे हो, दो होते हैं। कौन से दो एक्सप्रेशन? mv² बाय r प्लस, या दूसरा कौन सा? mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या एक्सप्रेशन होता है? 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, दिस पार्ट। क्या नहीं? 6th क्वेश्चन की तरफ आए। सेम क्वेश्चन है। The mean orbital radius of Earth around the Sun is this much. Calculate the mass of Sun. Mass of Sun. ठीक, अब इसमें सोचने वाली बात, आप कहोगे जी ये और ये क्वेश्चन तो सेम है। इसमें पता क्या, न्यूमेरिकल, अगर 10 न्यूमेरिकल दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो फर्क होता है ना। आप लोग समझते हो एक कर लिया ओके, बाकी करने ही नहीं। दिस इज द ड्रॉबैक ना, आप लोगों में ड्रॉबैक ही है। अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें पीरियड ऑफ मून दिया था, इसमें पीरियड ऑफ अर्थ दिया नहीं, पर अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है कितने टाइम में? पता आपको? 1 ईयर में। यानी कि टाइम पीरियड कितना लोगे? 365 डेज। 36, सुन रहे हो आप? 365 डेज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। जब अर्थ अपने अकॉर्डिंगली ऐसे घूमती है तो अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सन के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट नहीं, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट कितने टाइम में घूमती है? कितने? 24 आवर्स। हिमांशी कितने टाइम में? 24 आवर्स। पर अर्थ जब सन के अबाउट घूमती है तो कितना टाइम लगता है? 365 डेज। अब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ पता चल गया, क्या निकालना है? मास ऑफ सन, वही फॉर्मूला, mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कट जाएगा, मास ऑफ सन आ जाएगा। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में कर लेना। ओके बच्चों, देन 7th क्वेश्चन। 7th question. A rocket is fired from Earth towards Sun. At what point on its path gravitational force on the rocket is 0? ठीक है, गुड क्वेश्चन है। आइए सिखाऊं आपको ये क्वेश्चन। ये है बच्चों अर्थ, ये है बच्चों सन। इनके बीच जो गैप है वो है आर। एक रॉकेट को अर्थ से सन की तरफ फायर किया। मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट है ये P, रॉकेट का मास है, अर्थ रॉकेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, करेगी? यस। एक स्टेज आएगी जब ये सन के इफेक्ट के अंदर आ जाएगा तो सन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अर्थ से लॉन्च किया, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है।
जैसे हम ऊपर जाई जाएंगे, अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट वीक होता जाएगा, कम होता जाएगा, फोर्स रिड्यूस होती जाएगी, कम 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 कम, एक स्टेज आएगी जब फोर्स जीरो हो जाएगी। उसके बाद सन की फोर्स शुरू हो जाएगी, वो सन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये चीज क्या हुई, एक्स, ये चीज क्या हुई फिर आर माइनस एक्स। इस पॉइंट को टेक्निकली बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, न्यूट्रल पॉइंट। फोर्स बाय अर्थ इक्वल टू फोर्स बाय सन। जी जी ये कट गया, ये कट गया। मास ऑफ अर्थ पता है, मास ऑफ सन पता है, आर पता है, एक्स निकाल। एक्स निकाल लो, समझे बात को? हाँ जी, आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक दूं? गुनीत कह रही है इतना लंबा क्वेश्चन सर है, कितना सॉल्व होना है, इतना मुश्किल क्वेश्चन, आर पुट करें, स्क्वायर करें, ये वो, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो है, मेरे पास तो है हल जी। चलो जी, टिप दे दें फिर। अंडर रूट m1 ओवर अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 इंटू क्या r, r क्या गैप, अंडर रूट m1 क्या, जिससे डिस्टेंस लिया x, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, सन, जो भी लगाना तो फिर शॉर्टकट हो गया। सारा नहीं करना पड़ना। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, कोई भी दो चीजें हो सकती, अर्थ सन जो मर्जी, इंटू आर, आर क्या गैप बिटवीन देम। ये 7th क्वेश्चन का शॉर्टकट है। क्यों जी गुनीत, याद रखोगे अब? हाँ जी कृति, याद रहेगा सॉल्व करने के? ये मुश्किल है ना, पर टेक्निक सीखनी जरूरी होती है। आपको कैसे आया? खुशी पूछ रही कैसे आया? एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, एक्स की वैल्यू कर लो। दिस पार्ट बहुत बढ़िया टिप है, अगर याद रहे तो मजेदार, अगर नहीं तो सॉल्व करो फिर, और क्या, अगर आपकी मेमोरी कम है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन बड़े जबरदस्त थे, किसी ने नहीं किए। A mass m is broken in two parts, m1 m2. How m1 m2 are related? So that gravitational attraction between the two parts is maximum. अब जब बात आती है मैक्सिमम या मिनिमम, वर्क पावर एनर्जी में मैंने बड़े अच्छे से समझाई थी बात। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव क्या करते हो? 0।
जब उसका डेरिवेटिव क्या करते हैं हम, जीरो, वो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होती है। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी न्यूमेरिकल में मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड आ जाए तो मतलब उस न्यूमेरिकल में डिफरेंशिएशन यूज करनी है और फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दो। उसके बाद डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो, फिर मैक्सिमा और मिनिमा। याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वर्क पावर एनर्जी में बताया था मैंने, यस बताया था, याद नहीं रहता। 8 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। A mass M split it in 2 parts। मान लो इसकी वैल्यू है स्मॉल m, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस पार्ट, ठीक है। अब इनके बीच फोर्स this thing, for F to be maximum dF by dm should be 0। अब पहली बात आती है कि सर ये हमें कैसे पता चला, आप कैसे बता रहे हो कि ये विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल m करना है ना, यही बात ना डाउट है, क्यों जी हर्षप्रीत? यस सर कहता है यस यही डाउट है जी, यही डाउट है। अब डाउट क्लियर करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये पीस ऑफ चॉक देख रहे हो आप, इसका मास है जी m, इसका मैंने छोटा सा पार्ट बनाया। ये मान लो पूरा मास है 10 kg, ये है 1 kg, तो ये कितना होगा 9 kg। ये है 2 kg, तो ये कितना होगा 8 kg। ये है 7 kg, तो ये कितना होगा 3 kg। वेरिएबल कौन है, ये वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहा है। दिस इज द पार्ट। तो डिफरेंशिएशन हमेशा 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 डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल के अकॉर्डिंग करते हैं, वेरिएबल के अकॉर्डिंग। यहां पर वेरिएबल कौन है, पहला पार्ट, ओके। अब d बाई डी एम ऑफ g, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, g कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, बार आ जाएगा, ये 0 के नीचे चला जाएगा, कैपिटल M कांस्टेंट, तो स्मॉल m की वैल्यू क्या आ गई, पहला पार्ट आया m/2, अगर ये m/2 आया, दूसरा m - m/2 वो भी क्या आएगा m/2, यानी कि
अगर मेरे पास ये एक मास है m, इसके मैं दो बराबर हिस्से करूंगा, इक्वल पार्ट्स करूंगा, तो उन दोनों पार्ट्स के बीच फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। आपको अगर सर मिनिमम आता, सच बोलूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा एक बात हो सकती है, वही आंसर आना था m इक्वल टू m/2। तो उसमें कंडीशन आगे मैक्सिमा और मिनिमा कब होगी? जब हम उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। यहां जरूरत नहीं है, यहां जरूरत नहीं है, पर फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है? 0। पता चला बच्चों? पक्का? हाँ जी सर, समझ लग गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 9th नंबर। 9th नंबर एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, किसी ने नहीं मुझे सॉल्व करके भेजा। बस ये भेजा सर न्यूमेरिकल नहीं होगी पूरी, ठीक है ना? कोई बात, हम तो करेंगे, मेरी तो ड्यूटी। ये आपको ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों? वीडियो क्लियर हो रही है? आप में से एक दो बच्चे कह रहे हैं जी ये सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं होती, तो बस ऐसे ही बन सकती है, इससे बेटर और नहीं बना सकता मैं। बाकी विद रिस्पेक्ट टू मुझे लगता है कि ये क्लियर है, पर एक दो बच्चों को शायद प्रॉब्लम है आई साइड में, उनको वीडियो क्लियर नहीं हो रही। लो जी 9th क्वेश्चन, find the gravitational force of attraction between a uniform sphere of mass m and a rod of length l and mass m placed at such r is distance between center of sphere and near end of the rod। बढ़िया क्वेश्चन है जी, आइए क्वेश्चन को समझाऊंगा। स्फीयर और रॉड, स्फीयर और रॉड। स्फीयर का मास m, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ n, r is the distance between the center of the sphere and near end of the rod। ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। अब कई बच्चों ने क्या लगाया? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 पता है, m2 पता, बाई आर स्क्वायर लगा दो आंसर। वो कहते हैं आंसर आपने गलत दिया सर, ये आंसर नहीं मैच हो रहा। यार आंसर कैसे मैच होगा? अब टेक्निकलिटी क्या है? जब ये रॉड है, इस रॉड का ये जो मास है, इस रॉड का इस पोर्शन पे फोर्स और है, इस पोर्शन पे फोर्स और है, इस पोर्शन पे फोर्स और है, इस पोर्शन पे फोर्स और है। जैसे जैसे हम यहां 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 जाते हैं, फोर्स चेंज होती है। ओहो, क्यों? फिर से समझो, एक स्फीयर है, हमने न्यूटन लॉ कब लिया था? सेंटर्स के बीच डिस्टेंस। अगर मैं ये पार्ट लेता हूं, इसके बीच और इसके बीच फोर्स और, ये पार्ट लेता हूं, इसके बीच और इसके बीच फोर्स और, ये पार्ट लेता हूं, इसके बीच और इसके बीच फोर्स और, तो फिर फोर्स वेरिएबल हुई।
भाई साहब जब फोर्स वेरिएबल होती है तो कृष कपूर क्या करना पड़ता है, वेरिएबल चीज सर करना पड़ता है इंटीग्रेशन। छोटे छोटे हिस्सों पे फोर्स निकालें, सारे हिस्सों की फोर्स ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, नेट फोर्स। अब छोटे हिस्सों की निकालना तो बहुत मुश्किल, तो फिर मैथमेटिक्स को प्रणाम, क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन यूज करनी। अब क्वेश्चन का थीम समझ लगना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थीम नहीं समझ लगा तो फिर मुश्किल काम। इसके लिए मैं क्या मानूंगा, इसका एक छोटा सा हिस्सा यहां मानूं जिसका मास है dm और ये x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, जिसकी लेंथ है dx, ये है dx। अब चूज स्मॉल पोर्शन of length dx and mass dm। अब यूनिटरी मेथड लगाएं, L लेंथ का मास है जी m, dx लेंथ का मास क्या होगा, इसका मतलब dm की वैल्यू क्या होगी, m बाई एल इंटू dx। समझ लगी बात, हाँ जी लग गई जी। अब इनके बीच छोटी फोर्स क्या होगी, df g m dm बाय x क्या, g m रॉड का मास कितना था, या स्मॉल m था, ये चीज स्मॉल m कर लो, कंफ्यूजन ना आपको क्रिएट हो, ठीक है ना, क्योंकि सफियर का मास आप कैपिटल M ले रहे हो, ऐसे फंस ना जाना। फिर आपको सर पता फिर नहीं, dm की वैल्यू क्या लगाओगे, m बाई एल इंटू dx डिवाइडेड बाय x के। df का एक्सप्रेशन gmm बाय एल x माइनस 2 dx। टोटल फोर्स निकालनी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट्स बड़े ध्यान से, ये एंड कितने डिस्टेंस पे है r, और ये एंड कितने डिस्टेंस पे है r प्लस एल। ठीक है, f जी एम एम बाई एल माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 r2 r प्लस एल माइनस जी एम एम बाई एल 1 बाई एक्स r2 r प्लस एल माइनस जी एम एम बाई एल 1 बाई r प्लस एल माइनस 1 बाई r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, सॉल्व करें, करें जी एम एम बाई एल 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल माइनस अंदर ले गए, जी एम एम बाई एल आर प्लस एल माइनस आर ओवर आर आर प्लस एल, आर आर कट गए, एल एल कट गए, तो आंसर मेरा आ गया भाई, आ गया क्या, जी एम एम बाई आर ओवर आर प्लस एल। आराम से आंसर आ जाता है, ऐसे ही पहले कह देते हो आंसर गलत है, लॉजिक गलत है आपका, तभी आंसर नहीं आता। सफियर, और मैंने कल बात पहले बोली थी कि सेंटर्स के बीच डिस्टेंस होता है और पॉइंट मासेस के साथ ला लगाते हैं। ये पॉइंट मासेस है नहीं, ये रॉड की लेंथ है, ये सफियर है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो हम ला कैसे लगा सकते हैं, हम मेथड ला लगाया है, बट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से हम सॉल्व, ठीक है जी।
आइए 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। Imagine a planet revolving around a massive star in a circular orbit. आगे बात circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between planet and the star is proportional to this thing, then find the relation between t and r. अभी आज मैंने सर्कुलर के लिए हिंट दिया कि नहीं दिया? हाँ जी सर दिया। तो फिर अभी यहां पर स्टॉप करके खुद ट्राई करो हम क्वेश्चन दोबारा से। नहीं सर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना? जानवी कहती है हमने नहीं करना। न्यूमेरिकल तो परहेज ही, मेडिकल के बच्चे तो न्यूमेरिकल करना ही नहीं पसंद, वैसे न्यूमेरिकल हमें अच्छे नहीं लगते, फिर टेस्ट में भूल हो जाता। हाँ जी किस किस ने कर लिया? मैंने इसका आंसर जानबूझ के नहीं दिया था, आंसर इसका नहीं दिया था। आइए चेक करें 10th नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फोर्सेस क्या होती? एक्चुअली क्या होती? बाय क्या? बाय क्या? आर स्क्वायर। यहां पर क्या दिया? आर पावर 5/2। अगर मैं तो ये चीज होगी, क्योंकि जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, दूसरा मास कांस्टेंट है, तो ये होगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब फॉर सर्कुलर फोर्स क्या होती? एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 2π/t। तो लगा दें फिर एम आर 4π² फोर्स इज दिस थिंग। ये कहता है Gmm/r 5/2, इट इज mr 4π²/t²। m कट गया, this thing t² proportional to r 5/2 into r। जब सॉल्व करेंगे t² proportional to r 7/2। r 5/2 है, ये r है, ये r की पावर 5, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। 5/2 + 1 क्या? 7/2। तो फिर t और r² में लिंक, t² is proportional to what? t² is proportional to r power 7/2। t² is proportional to क्या? r power 7/2। किस किस का आया था ये क्वेश्चन? किस किस का था ये क्वेश्चन? ठीक, r का और t का पूछा, रिलेशन बिटवीन t एंड r। t² is proportional to this thing। तो इसका जर्नल अगर r n पावर हो तो फिर mr 2π/t² Gmm/r पावर n। तो mm कट गया, t² proportional to rn + 1। और t proportional to rn + 1/2। याद रखना ये जर्नल, ये r कुछ भी हो सकता है, 5/2, 3/2, r³, r4, कुछ भी। रिजल्ट याद होना चाहिए। हो गए जी 10 क्वेश्चन कंफर्टेबल, अब खुश, हैप्पी। कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं होंगे, बड़े आराम से कंफर्टेबली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नोट डाउन करिए, पहले आगे पॉइंट्स बताता हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अभी बड़े और न्यूमेरिकल्स बनेंगे। फॉर द टाइमिंग अभी आपने 10 क्वेश्चन किए,
टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करिए, ठीक है। तो अब आपको अगले तरफ प्रोसीड करते हैं, मतलब जो मेन पहला आर्टिकल बनता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यूज होता ही रहना सारे चैप्टर में। अगर मैं मानूं अर्थ, बच्चे वैसे अर्थ की शेप कौन सी है, कौन सी शेप है? यस, बड़े बच्चों को आता है। ओवल शेप है, एलिप्टिकल शेप है, कई बच्चे पढ़ते हैं ज्योग्राफी में बल्ज्ड एट द इक्वेटर, फ्लैटेंड एट द पोल, सुना ना। ग्रेविटेशन में हम मानते हैं अर्थ टू बी ए स्फीयर, फिजिक्स में हम मानते हैं अर्थ टू बी ए स्फीयर। अभी आपने देखा ग्लोब मैंने आपको दिखाया, तो वो कौन सी शेप का है? वो एलिप्टिकल शेप का थोड़ी होता है, वो कौन सी शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का। उसके बाद पीछे भी रीजन है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जब आपको मैं अर्थ बनाऊं तो आप ये मानना कि हम क्या मान रहे हैं? स्फीयर। किस किस को रीजन आता है कि अर्थ स्फीयर क्यों लिया जाता है? ओहो, खुशी को आता है जी, जानवी को आता है जी, ठीक बात। हर्षप्रीत को भी आता है, 9th में सीखा था। दिस इज द मास। एक छोटा मास अर्थ के सरफेस के ऊपर रख दिया, तो इसके बीच फोर्स क्या होगी? G M by R रेडियस ऑफ अर्थ। आपको पता है फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का पहले लॉ। एंड न्यूटन ने बड़े पंगे ले, ये मास कट गया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? Gm बाई आर स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम है, क्या क्या? यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या? ग्रेविटी। और सिंबल लो जी लो, कितनी बार सुनते आ रहे हो जब से ये +1 का सिलेबस शुरू हुआ है? जी 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 जी, बड़े बार जी जी सुना। उसका राज आज खुला कि ये एक्सप्रेशन होता है। क्या एक्सप्रेशन? Gm बाय आर स्क्वायर। For every planet, M are different. अर्थ का मास अपना, रेडियस अपना, मार्स का, जुपिटर का, वीनस का, मरकरी का, हर किसी का मास अपना अपना है। मैं मून का ही लगा लूं, सुनते आ रहे हो बचपन से मून की बातें? हाँ जी, मून का मास अपना, मून का रेडियस अपना। अगर मास और रेडियस अपना है, जी कैपिटल, तो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। स्मॉल जी, ज्यादातर तो हमने अर्थ की बात करनी यार। हम कौन सा एलियन है कि डिफरेंट प्लेनेट से उतरे, ठीक है ना? ओके, आपके घर में कोई एलियन तो नहीं आया कभी? नहीं है। तो मास ऑफ अर्थ कितना है? दिस मच।
रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? दिस मच। जी आपको पता है जी कितना? 6.67 10⁻⁻11। तो अर्थ की बात ही हो रही, किसकी बात? अर्थ की। तो स्मॉल जी का एक्सप्रेशन आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। अर्थ का मास कई बार ये 6.0 भी हो जाता है, उतनी एरर नहीं, पावर होनी चाहिए ठीक 10⁻24। तो स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ की आप कितनी लगाते हो? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या याद करिए बात बताई थी 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ प्लैनेट होता है। ओके, स्मॉल जी डायमेंशन वाइज एक्सेलरेशन ये होता है। ओके, स्मॉल जी for given mass small g, अगर प्लेनेट का मास फिक्स हो स्मॉल जी आर से ऐसे वेरी करता है। राइट पर कई बार ट्विस्ट जे इसमें भी ट्विस्ट बड़े होते हैं, कहते हैं फिजिक्स में। जी मास को मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूं। अर्थ स्फीयर है तो उसकी वॉल्यूम ये हो जाएगी। सॉल्व करें, for given material मटेरियल की बात जब आती है तो मतलब डेंसिटी G प्रोपोर्शनल टू R। तो ग्राफ कैसे? टिक टिक, जबरदस्त बात। G का फॉर्मूला 1/r² फॉर गिवन मास, इसके अकॉर्डिंग आ जाता है G1/G2 R2²/R1², और इसके अकॉर्डिंग आ जाता है G1/G2 R1/R2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फॉर even given planet या for given planet the value of G is not fixed, is not constant,
जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। इट वेरीज ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण वेरी होती है। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू है ना वो निकल 9.8 980 जो भी, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, बाय ट्रीटिंग द अर्थ टू बी ए सफियर, टू बी ए सफियर। ये सफियर नहीं है, एक बात याद है। पर अर्थ के लिए भी, अलग अलग प्लेनेट के लिए तो जी वेरी करनी है, क्योंकि प्लेनेट का मास अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, जी वेरी करनी है, ठीक है। पर एक अर्थ की, हम अभी अर्थ की बात करें, हम एलियन ना बने, किसी और प्लेनेट पे ना जाएं, ठीक है हर्षप्रीत, जाना आपने, आपको भेजते हैं थोड़े दिनों में। तो अर्थ के लिए भी ये वैल्यू जो है ना ये फिक्स नहीं है। अर्थ से हाइट पे जाएंगे जी चेंज होगी, अर्थ के सरफेस से अंदर जाएंगे जी चेंज होगी, अर्थ के पोल से इक्वेटर पे या इक्वेटर से पोल पे अलग अलग जगह पे जाएंगे तो जी चेंज होगी। अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी से तो जी चेंज होगी। तो एनसीईआरटी में आपके लिए जी की वेरिएशन के 4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, altitude. Number 2, variation of g due to depth, moving in a mine. Number 3, variation of g due to the oval shape of the earth. Number 4, variation of g due to the rotation of earth. Rotation of earth. ये 4 फैक्टर्स है जिनके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जी चेंज होता है, अर्थ का भी। कोई पूछता है, सबसे पहले आप पढ़ो, एनसीईआरटी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कई कहते हैं जी कुछ नहीं है जी, ये एक स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी हर जगह पे चेंज होगा, कैपिटल जी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा दैट वुड बी व्हाट, द वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। आपको मैं कल लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएशंस को जज करवाऊंगा। 4 फैक्टर्स हैं जिनके कारण जी वेरी करती है, विद हाइट, विद डेप्थ, विद शेप, विद रोटेशन। कैसा रहा लेक्चर आज? समय लगा आपको सबको? ओके, कंफर्टेबल? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल दोबारा करिएगा, थोड़े से क्वेश्चन और शेयर कर दूंगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अगर चाहते हो तो, ठीक है। और वेरिएशन ऑफ जी की बातें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।